गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारत के भूगोल में आगे की चीज़ों को समझते हुए, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको हिमालय के निर्माण की कहानी बताई थी या भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बताया था, जो मूल रूप से कुछ कमेंट आए कि उसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है जिसको हम लोग विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं, या 1912 में अल्फ्रेड वेगनर नामक एक व्यक्ति थे, विद्वान थे। 1912 में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को उन्होंने इस बात पर प्रूफ किया कि महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। उसी तरह से हैरी हेस 1965 के आसपास हैरी हेस ने आपको महासागरीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, और यहीं से शुरुआत होती है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत विश्व को मूल रूप से 7 बड़े प्लेटों में, वैसे कुछ किताबों में 6 बड़े प्लेट आते हैं, और आपको 100 के आसपास लगभग मध्यम या लघु प्लेट हैं। प्लेट क्या है? तो स्थल खंड के मोटे टुकड़े, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर आपने पृथ्वी की बनावट को, आंतरिक संरचना को समझा होगा, तो सबसे ऊपर की परत को क्रस्ट हम लोग बोलते हैं, भूप्रपटी। उसके बाद 2900 किलोमीटर का जो है, इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, और ये है आपको लास्ट कोर या क्रोड। तो अब इस स्ट्रक्चर को समझते हुए अगर हम बात करें तो लिथोस्फीयर मतलब लगभग 100 किलोमीटर की मोटाई वाले भाग को, जिसमें मूल रूप से क्रस्ट और मेंटल का हिस्सा आ जाता है, तो वो अगर मोटाई लिया जाए तो वो किसी ना किसी स्तर पर तैर रहा है। जैसे कोबर की बात को मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। कोबर ने संवहनीय तरंग, पर्वतों के निर्माण का जब सिद्धांत पढ़ा जाएगा या आप पढ़िएगा, तो कोबर ने पर्वत निर्माण सिद्धांत में बोला था, और होम्स के सिद्धांत में, कि संवहनीय तरंगे जो हैं वो नीचे गमन करती हैं, धरती के नीचे। आपको मूल रूप से अगर ये जमीन है तो उसके नीचे संवहनीय तरंगे जो हैं मोशन में है या गति में है। होम्स का ये सिद्धांत जो था, अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो होम्स ने मूल रूप से कहा था कि जो मेग्मा है, मेग्मा चैम्बर, धरती के अंदर तप्त लावा या धरती के अंदर जो भी मेग्मा है वो चलता है, चूँकि वो गर्म है और उसमें मोशन है, गति है, तो वो एक तरह से पुश करता है धरती को ऊपर की तरफ आने के लिए, और वही आपको मूल रूप से धरती को पुश करने के कारण प्लेट या धरती में जो गति उत्पन्न होती है, इसी को हम लोग प्लेट गति बोलते हैं। प्लेट, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, प्लेट 3 तरह के होते हैं, अगर आपको याद होगा तो, जिसमें एक ऐसे प्लेट होते हैं जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने चलते हैं। ये जब आपस में आते हैं तो ये विनाशात्मक प्लेट कहे जाते हैं, और इसका कारण क्यों है? क्योंकि ये विनाश करते हैं, ये एक दूसरे को नष्ट करते हैं। जब ये विनाश करेंगे तो इसमें मैंने बताया होगा कि भारी प्लेट जो है नीचे की ओर गमन कर जाता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा। खासकर महासागरीय प्लेट जो होते हैं वो भारी होते हैं। महासागरीय प्लेट जो होते हैं नीचे तरफ चले जाते हैं, और बेनी ऑफ जोन वो क्षेत्र है जहाँ पर वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर स्थल खंड का हिस्सा या प्लेटों का कुछ हिस्सा जो होता है वो नष्ट होता है, जिसके कारण इसको हम लोग विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। जो किनारा होता है प्लेटों का, वही मूल रूप से ये सारी क्रियाएं करता है। दूसरे प्लेट की गति में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे प्लेट है, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का ही हिस्सा है, जो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, मीन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे वो, और जब एक दूसरे से वो दूर जाएंगे तो नीचे का जो मेग्मा है, धरातल सटा हुआ है और हटा, तो नीचे का मेग्मा जो है ऊपर की ओर चला आता है। तो मैंने बताया होगा कि इससे आपको डेक्कन प्लेट्यू, भारत का दक्षिण पठार बना था मूल रूप से। और तीसरी जो प्लेट गति है वो है आपको संरक्षी, जो एक दूसरे के पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, और ये ज़्यादा विनाशात्मक होते हैं। ये समानांतर भी चल सकते हैं, लेकिन इनमें आपसी रगड़ पैदा होता है, जिससे आपको रिफ्ट, घाटियाँ या दरारी घाटियों का निर्माण होता है।
ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ हिमालय की बात है तो हिमालय की घटना को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में अगर समझा जाए तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था लगभग 720 मिलियन वर्ष पूर्व धरती पर दो खंड थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और टेथिस सागर, दोनों से नदियां बहती गई और टेथिस सागर में आकर जमा होती गई। दोनों से नदियां कंटिन्यू बहती गई और टेथिस सागर में उन्होंने अपने मलबा को जमा किया। यह है हिमालय की कहानी। जब टेथिस सागर में मलबा और साद या जो भी बालू थे वो जमा हो गए, इनमें गति थी, गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ गति किया और अंगारा लैंड दक्षिण की ओर गति किया, जिसके कारण इस पोर्शन में फोल्डिंग शुरू हो गया, मोड़ शुरू हो गया। 120 मिलियंस ईयर्स की अगर बात करें, क्रिटेशस पीरियड में ये काम शुरू हुआ था। मीन्स भौगोलिक पीरियड की अगर बात करें तो ये फोल्डिंग पड़ने या हिमालय की कहानी शुरू होती है। उसके बाद आपको मूल रूप से प्लायोसीन, मायोसीन जो पीरियड आता है जिसमें हिमालय के 3 रेंजेज बनते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, वो निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन हिमालय बनने की कहानी यही है। मीन्स टेथिस सागर एक सागर था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझाया गया था कि यूरेशियन प्लेट जो एक बड़ा प्लेट है, यूरोप और एशिया का प्लेट, वो आपको उत्तर की तरफ है, भारत के उत्तर की तरफ यूरेशियन प्लेट है, और इंडियन प्लेट अपने आप में एक बड़ा सा प्लेट है जिसको इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता था, जो बाद में ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। ये दोनों आपस में अभी भी गति कर रहे हैं और उसके कारण जो फोल्डेड या जो मोड़ पड़ रहा है उसके कारण आपको हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये हिमालय की कहानी है कि हिमालय बना कैसे। अब हिमालय को समझते हैं, चूंकि हिमालय जो पर्वत है भारत के स्थलाकृतियों में उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हिमालय का जो रेंज है, अगर आप मैप में देख रहे होंगे या फिर एटलस पर आप जब देखिएगा मैप को, तो हिमालय 4 रेंजेस में पाया जाता है। पहला, जो सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं, जो सबसे पहले आता है उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के बारे में जान लीजिए। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण मूल रूप से उस समय हुआ जब हिमालय की तीनों चोटियां नहीं बनी थी या तीनों श्रेणियां नहीं बनी थी। मीन्स मेन हिमालय इसको नहीं माना जाता है, ये हिमालय से अलग एक पर्वत श्रेणी कहा जा सकता है। हिमालय से बनने से पूर्व ये बना था, लेकिन चूंकि हिमालय का अध्ययन में इसको इंक्लूड किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर लगभग हिमालय के समकालीन पाया जाता है, बना ये बहुत पहले था, लेकिन आज भी इसके सारे गुण जो हैं वो हिमालय के महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से मैच करते हैं। मतलब जब हम हिमालय के अध्ययन को करते हैं, चूंकि हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी है, और उस श्रेणी में अगर हम बात करें, अगर मैप में आप देख रहे हैं तो पामीर की घाट जो भारत के नॉर्थ में है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पामीर की गांठ है। इन द सेंस ऐसे समझिए कि एक रस्सी का गांठ और उससे कई रस्सियां निकल रही हैं। उसी तरह पामीर की गांठ है जिससे कुनलुन पर्वत निकला एक, जो चाइना की तरफ चला गया, और उसी तरफ पश्चिम की तरफ जो जाता है हिंदूकुश पर्वत जो है पाकिस्तान में है। वही रेंज अगर हिमालय की अगर बात करें जो पाकिस्तान की तरफ चला जाता है तो सुलेमान रेंज कहलाता है और उसके बाद किर्थर रेंज कहलाता है। तो ये हिमालय के ही रेंजेज हैं। यही हिमालय जो है आपको म्यांमार की तरफ चला जाता है तो अराकान योमा के नाम से ये जाना जाता है। और आगे की कहानी अगर याद होगी आपको तो मैंने बताया था कि यही हिमालय जब समुद्र की तरफ चला जाता है, समुद्र के अंदर, तो अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह का भी निर्माण करता है। मीन्स हिमालय का अध्ययन जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मूल रूप से आपको काराकोरम रेंज आता है और कैलाश रेंज आता है। कैलाश पूरी तरह से चाइना में है। काराकोरम रेंज जो है जिस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, मैंने कहा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अब भारत के अधीन नहीं है, जो अब पाकिस्तान के अधीन है, K2, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। मतलब K2 का मूल नाम गॉडविन ऑस्टिन है।
ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी भी है। विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद दूसरा स्थान आता है K2 का, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। और ये किस रेंज में है? तो काराकोरम रेंज है। तो काराकोरम रेंज और कैलाश रेंज जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कैलाश रेंज वही है जो हिंदू मैथोलॉजी में अगर हम बात करें तो शंकर जी का निवास स्थान। इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि इसकी ढाल इतनी सटीक है कि आज भी इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है और कोई चढ़ नहीं पाया है। तो ये अपने आप में आश्चर्य चीज़ है। खैर वो धर्म का विषय है। जब हम काराकोरम रेंज से साउथ की ओर आते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में आप समझ गए होंगे। ट्रांस हिमालय वो क्षेत्र हैं जो मूल रूप से हिमालय से पहले बने थे। बहुत सारी नदियाँ जो हैं ट्रांस हिमालय को पार करके निकलती हैं या ट्रांस हिमालय को पार करके आती हैं। ट्रांस हिमालय के बाद का जो रेंज है, जो मूल रूप से अब हिमालय के अध्ययन को हम कहते हैं, जिसको हम हिमालय बोल रहे हैं, तो ये रेंज को हम लोग, पहला रेंज जो है हिमालय का वो है महान हिमालय। महान हिमालय मूल रूप से जो आप देख रहे हैं मैप पर, एक बड़ा सा श्रेणी है जो आपको ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये सारे महान हिमालय के हिस्से हैं। मीन्स इसको अगर कहा जा सकता है तो हिमालय पूरे भारत में लगभग 2400 किलोमीटर स्प्रेड है, नॉर्थ पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ। कुछ किताबों में ये 2500 किलोमीटर भी आपको मिलता है। ठीक है, तो उस आधार पर अगर महान हिमालय की हम बात करें तो नागा पर्वत जो अभी पॉक में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, नागा पर्वत से शुरू होता है और नागा पर्वत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश एक सीमा है नामचा बरवा तक जाता है। ये है महान हिमालय का पूर्वी नामचा बरवा और पश्चिमी नागा पर्वत। नामचा बरवा से ये एक टर्न ले लेता है जो आपको अराकान योमा म्यांमार में चला जाता है, और वहाँ पर इसको अलग अलग लोकल नाम से लोग जानते हैं। जैसे कि अगर यही हिमालय जब आपको साउथ की तरफ टर्न लेता है तो जो राज्य हैं जिसके पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी अलग अलग नाम है, शिवालिक में उसके नाम बदल जाते हैं। उसी तरह नागालैंड या उसके आसपास के क्षेत्र लुसाई, उसी तरह से ये टर्न ले लेता है मिजोरम की तरफ, तो गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ हैं। आपने सुना होगा चेरापूंजी एक समय था जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, आज मौसिक राम है, तो चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण था यही गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ। चूँकि ये कीपाकार हैं और बादलों को ये रोक लेती हैं, कीपाकार होने के कारण बादल जो है यहाँ संघनित होते हैं और वर्षा ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, खैर तो ये है भारत का महान हिमालय या हिमालय का वो रेंज जो सबसे पहले बना था। मीन्स जैसे मैंने अगर पीछे आपको बताया कि पहला जो पुश पड़ा, पहला जो मायोसीन पीरियड में आपको पुश आया, पहला जो धक्का लगा था जिसके कारण दो प्लेट आपस में टकराए, तो वो जो धक्का लगा उसमें हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियों का निर्माण हुआ। विश्व के 8,000 से ऊपर की चोटियां जो हैं आपको महान हिमालय में देखने को मिलती है। उसी तरह 19 से 20 चोटियां जिनकी ऊंचाई 7,000 से आसपास है वो महान हिमालय में देखने को मिलती है। विश्व की ऐसी कोई श्रेणी नहीं है जो महान हिमालय में नहीं है। मतलब सबसे विश्व की ऊंची चोटी जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, 8,848। वैसे अब इसकी ऊंचाई जो है, जो ऑफिशियल घोषणा नहीं है, 8,850 मीटर है। ये बढ़ा 2 मीटर कैसे? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को अगर समझा जाए, जब पुश पड़ा, दो प्लेट आपस में टकराए और उनके टकराने से मलबों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इन द सेंस हिमालय को अभी भी एक तरह से पर्वत श्रेणियों में बच्चा या बचपन की अवस्था में रखा गया है। हिमालय अभी भी निर्माण प्रक्रिया में है। तो यही कारण है कि हिमालय की जो चोटियां हैं वो बढ़ती हैं, लगातार बढ़ रही हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें नामचा बरवा, अगर पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो कंचनजंगा के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जैसे मैंने बोला कि K2 जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, चोटी है, सॉरी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन ये कहा जाता है, लेकिन ये भारत में नहीं है। अगर पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर की हम बात कर लें तो ये भारत में नहीं है। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा हो गई। ठीक है, जो कि मूल रूप से सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। इसकी ऊंचाई आप 8,000 देख सकते हैं, 8,598 मीटर है।
उसके बाद कंचनजंगा के बाद मकालू आता है, एवरेस्ट आता है, अन्नपूर्णा आता है, धौलागिरी आती है। ये सारे रेंजेस जो आप देख रहे हैं जो 8000 के आसपास है या ऊपर, उससे ऊपर त्रिशूल हैं, ये सारे जो रेंजेज हैं ये कहीं ना कहीं इतने बड़े रेंजेज हैं कि महान हिमालय को स्पष्ट रूप से इनकी व्याख्या समझ में आती है। महान हिमालय इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस पर्वत श्रेणी पर एक तो ये दोनों से बड़ा है, दूसरी बात है इसकी ऊंचाई इतनी है कि सालों भर बर्फ जमी रहती है। तो सालों भर बर्फ का होना या मूल रूप से हिमाद्री इसका नाम है, उपनामों में हिमाद्री भी इसको कहा जाता है। अगर इसकी ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की, तो 6100 लगभग 6000 मान के चलिए, 6000 इसकी ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई पूरब से, अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, सॉरी ये आपको पूरब है और ये पश्चिम है, और पश्चिम से अगर पूरब की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम से पूरब की तरफ अगर आपको समझाया जाए तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इन द सेंस पर्वत जो है ज़्यादा फैला हुआ है। और जैसे जैसे पूरब की तरफ हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, इसकी चौड़ाई जो है सिमटती जाती है, एक तलवार की भांति, एक चाप की भांति जो है, मीन्स इसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा मिलेगी पश्चिम की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ। और जैसे जैसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की तरफ जा रहे हैं वैसे इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। एवरेज चौड़ाई आपको 25 किलोमीटर के आसपास मिलती है। तो ये महान हिमालय की कहानी रही, ठीक है। इसके बाद महान हिमालय के बाद जो दूसरी श्रेणी आती है, महान हिमालय के जस्ट उसके बाद जो पुष्प पड़ा उसके कारण जो दूसरी श्रेणी बनी जो बीच में थी, महान हिमालय, इन द सेंस ये महान हिमालय हो गया। अब इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहा जाता है। नाम स्पष्ट है, लघु छोटा, मध्य बीच में, किसके बीच में? तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। लघु हिमालय मूल रूप से वो हिमालय है जो आपको महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में बना था। जितने भी भारत के आप दार्शनिक स्थल या पर्वतीय पर्यटन स्थल सुनते हैं, मसूरी घूमने गए, शिमला घूमने गए, सारे रानीखेत अगर आप घूमने जाते हैं, राजा हिंदुस्तानी फिल्म शूटिंग, ये सारी चीज़ें जो दार्शनिक स्थल हैं, डलहौजी, विंडसर, ये सारे जो दार्शनिक स्थल हैं वो सारे दार्शनिक स्थल आपको लघु हिमालय में पाए जाते हैं। मीन्स ये हिमालय का रेंज या ऊंचाई जो है आपको 3500 मीटर से लेकर आपको 4500 मीटर तक पाया जाता है। कुछ किताबों में आपको 3700 मीटर लिखा जाता है, ठीक है। तो लगभग एवरेज इसकी ऊंचाई जो है वो आपको 3500 से 4500 के मीटर के आसपास होता है। हाँ, इसकी चौड़ाई जो है बदल जाती है। चौड़ाई जो है अलग अलग जगहों पर इसकी चौड़ाई आपको नजर आती है। कहीं कहीं ये 100 मीटर भी है और कहीं ये 100 किलोमीटर के रेंज में भी चौड़ाई हो जाती है। मीन्स इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ अब यहाँ घाटियों का निर्माण शुरू हो जाता है। अब पहला ये क्वेश्चन उठता है कि घाटी किसको कहते हैं, तो इसको स्पष्ट कर लिया जाए कि घाटी है क्या। दो पहाड़ों के बीच के जमीन को जो निम्न घाटी होती है, निम्न जमीन होती है, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए ये आपको महान हिमालय है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो जमीन आप समतल जमीन देख रहे हैं, उसी तरह से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो आप समतल जमीन देख रहे हैं, जिनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, जिनमें शहर बसाए जा सकते हैं, उसको हम लोग घाटी कहते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच के समतल भूमि को घाटी कहा जाता है। कश्मीर घाटी है, उसी तरह से बहुत सारी घाटियाँ, श्रीनगर घाटी में बसा हुआ है, तो ये घाटी का निर्माण होता है। उसी तरह से गॉर्ज होता है, जब नदियाँ बहती हैं, नदियाँ पर्वतों को काटती हैं, जब बहती हैं वो लोग तो काटती हुई बहती हैं और वो एक प्रपात या झरने के रूप में गिरती हैं पर्वतों से, तो इसको हम लोग गॉर्ज बोलते हैं। जैसे बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो आपको हिमालय को काटती हैं, कई जगह से काट कर प्रवेश करती हैं। साथ ही साथ एक और शब्द आता है पास या दर्रा, ये भी आपने सुना होगा, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। दर्रा दो पर्वतों के बीच का संकरा रास्ता होता है। दो पर्वत हैं,
उनके बीच का जो संकरा रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है। पहले जितने भी आक्रमणकारी थे जो आप इतिहास में पढ़ते होंगे वह दर्रों से ही आते थे। जैसे हिंदू कुश पर्वत को पार करके उसके दर्रों को पार करते हुए बहुत सारे आक्रमणकारी भारत पर अटैक किए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हिमालय में देखने को मिलती हैं। मध्य हिमालय में सारी पर्वत श्रेणियाँ जो कि सुंदर हैं और पर्यटन स्थलीय के रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं वो देखने को मिलता है। मध्य हिमालय एक तरह से कहा जा सकता है कि एक ऐसा हिमालय है जो भारत के लिए सौंदर्य स्थल है। मीन्स एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी है यहाँ पर है, बहुत सारे लोग पर्यटन रूप में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो इकोनॉमिकल फैक्टर भी वहाँ पर बनता है। उसके बाद जो तीसरी श्रेणी, अगर मध्य हिमालय की थोड़ी और चर्चा कर लें तो मैप में अगर आप देखिएगा तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश, उसी तरह मसूरी उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी और नाग टिब्बा ये नेपाल में, यही मध्य हिमालय के रेंजेज है। मध्य हिमालय नेपाल तक आते आते समाप्त हो जाता है। मीन्स जम्मू कश्मीर से शुरू होते हुए नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी तक आते आते ये समाप्त हो जाता है। और यही कारण है मूल रूप से, चूंकि इसका ढाल जो है, पर्वतीय ढाल जो है पूरब की तरफ ज़्यादा है, हिमालय का पर्वतीय ढाल पूरब की तरफ ज़्यादा है। और ये व्याख्या करता है, जैसे बिहार में बाढ़ आता है नदियों द्वारा, तो चूंकि इसका ढाल पूरब की ओर अधिक है और बिहार के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है, तो कोसी का हर साल बाढ़ लाना, बिहार का जो शोक नदी कही जाती है कोसी, उसके ढाल के कारण ही है। मतलब ढाल इतना ज़्यादा है कि उसका पानी जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है बाढ़ क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद तीसरा श्रेणी जो आता है आपको मूल रूप से वो है आपको शिवालिक श्रेणी। ये सबसे बाद में निर्मित श्रेणी है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज माउंटेन रेंजेस के अंतर्गत सबसे छोटी श्रेणी मानी जा सकती है। ये अभी भी मूल रूप से शिवालिक रेंज की अगर हम बात करें तो शिवालिक रेंज में अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, 900 मीटर से बहुत होगा तो 1500 मीटर तक, कहीं नहीं तो 1200 के आसपास इसका ऊंचाई मान ली जाती है। हाँ, चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं ये चौड़ाई जो है आपको 150 किलोमीटर तक चला जाता है। और ये पर्वत श्रेणी जो है आपको फैली हुई है पूरी अरुणाचल प्रदेश तक। शिवालिक एक नदी थी, ऐसा माना जाता है कि शिवालिक एक नदी थी और उस नदी में जो मालवा जमा हुआ, जो अवसाद जमा हुआ, वही जो फोल्ड पड़ा, उससे ये पर्वत श्रेणी बना। शिवालिक के नीचे जब आप आइएगा बहुत सारी नदियाँ उतरती हैं शिवालिक से, और शिवालिक के नीचे आइएगा तो तराई का क्षेत्र हमको मिलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में तराई का क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। यहीं पर आपको जो घाटियाँ होती हैं उसको द्वार या दून कहा जाता है। शिवालिक में ही आपको जो घाटियाँ होती हैं मूल रूप से उसको द्वार, जैसे हरिद्वार या देहरादून पाया जाता है, तो ये घाटियों को हम लोग कहते हैं। उसी तरह से मध्य हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं, जो सॉफ्ट घास के मैदान होते हैं उसको बुग्याल कहते हैं या फिर ताल कहते हैं। इस तरह की चीज़ें वहाँ, जैसे दून भी कहा जाता है, देहरादून, तो ये सारी चीज़ें आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो पर्वत श्रेणियों की अगर बात करें तो हिमालय 3 रेंजेज में बटा हुआ है और काफ़ी ही एक तरह से विहंगम दृष्टि, मतलब हिमालय को जब आप देखिएगा तो लघु हिमालय एक ऐसा हिमालय है जहाँ गर्मी में बर्फ़ पिघल जाते हैं। शिवालिक पर आपको बर्फ़ बहुत कम मिलेगा, शिवालिक पर उसी टाइम बर्फ़ मिलेगा जब कड़ाके की ठंडी होगी, नहीं तो शिवालिक जो है बर्फ़ से नहीं ढका होता है। शिवालिक के रेंजेस बिहार में भी प्रवेश करते हैं, वाल्मीकि नगर का जो रक्सौल का जो इलाका है, ठीक है। लेकिन मध्य हिमालय पर ठंडी के मौसम में बर्फ़ होती है और गर्मी के मौसम में बर्फ़ पिघल जाती है। ग्रेटर हिमालय जो है सालों भर बर्फ़ से, या महान हिमालय सालों भर बर्फ़ से ढका रहता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई जो है ज़्यादा है। और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर अगर हिमालय की हम बात करें तो क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी इनमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये एक बड़ा सा टॉपिक हो जाएगा अगर हिमालय को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर हम बांट कर देखें। एक विद्वान थे सर सिडनी बर्नार्ड, उन्होंने जब इसको डिवाइड किया तो क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर भी हिमालय की बात की थी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। क्योंकि इतना ही आपके लिए काफ़ी है, मैप वर्क में आप जाइए, इसको देखिए और इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि हिमालय बना कैसे। साथ ही साथ वो सारे पर्वत श्रेणियों की अगर हम बात करें, जिसको मैं आपको मैप के थ्रू समझाना चाहूँगा,
तो वो सारे चीज़ें आप इसको समझ सकते हैं बेटर तरीके से। तो अगर मैप में अगर आप लोग अध्ययन कीजिएगा, अगर ये भारत का नक्शा है और इसमें आप देखिएगा ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम बोल रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जिसके बारे में ये है K2 आपको, ये मूल रूप से। उसी तरह जैसे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, खासकर ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर की भरमार है। ग्लेशियर क्या होते हैं? तो हिमनद हिंदी में कहा जाता है। अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो हिम के नदियाँ या हिम के बहुत बड़े शिलाखंड जिनसे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। जैसे आपने सुना होगा गंगोत्री एक ग्लेशियर है, और गोमुख नामक स्थान से आपको अलखनंदा नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, जो बाद में गंगा देवप्रयाग में मिलने पर कहलाती है। तो इस तरह से बहुत सारे ग्लेशियर आपको, ये वाइट क्षेत्र जो दिखाई दे रहे हैं ये बर्फ़ को सिंबल कर रहे हैं। ये है आपको चाइना का हिस्सा जो तिब्बत के पठार के रूप में आप देख रहे हैं, और पूरा ये जो रेंजेज आप देख रहे हैं, जैसे ये लद्दाख रेंजेज हो गया, उसी तरह से आप इसमें देखिएगा तो ये ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, ये पूरा ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है जो इधर साउथ की तरफ। और अगर इस चीज़ को आप यहाँ देख रहे हैं तो अरकान योमा, और ये है पूरा हिमालय का हिस्सा। तो ये ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है मूल रूप से। और इसके बाद कि जो श्रेणी आप देखेंगे, जैसे शिमला, ये सब जो श्रेणी आप देख रहे हैं, ये है लघु हिमालय जो नेपाल तक ही जाता है। लघु हिमालय के बाद आपको शिवालिक हिमालय का हिस्सा नजर आता है। तो ये मूल रूप से अगर मैप में आप बारीकी तरीके से देखिएगा तो वो जगह जहाँ से हिमालय, महान हिमालय शुरू होता है, जैसे आपको बताया गया नागा पर्वत, तो नागा पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, और देन नागा पर्वत से नामचा बरवा जो है, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और हिमालय के स्ट्रक्चर को सही तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ जो है कंप्यूटर पर ही बताया जाए, वह आराम से अगर आप बुक्स से जुड़े हुए हैं, मैप वर्क कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से ज्योग्राफी वाइज समझ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज इतना ही। मुझे आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आई होगी, क्योंकि हिमालय बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम लोग इसको चाहते हैं कि आपको विस्तार पूर्वक बताया जाए। तो उस विस्तार पूर्वक टॉपिक को समझने के लिए हिमालय को और भी अधिक तरीके से आपको समझाया जाएगा, जिसमें हम क्षेत्रीय विभाजन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके लाभ और हानियों की भी चर्चा हम लोग करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। हिमालय एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्राचीन समय में हुआ करता था। आक्रमणकारी उस समय आते थे और बहुत इजी वे तरीके से नहीं आ पाते थे। उसी तरह आज भी हिमालय टेक्निकल वाइज अगर बोला जाए कि हवाई जहाज उसको पार कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी आसानी से नहीं। आज भी हिमालय एक प्रहरी के रूप में हमारा काम कर रहा है। तो आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।